जो शायला रशीद के पिता कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या फिर ये कोई पारिवारिक झगड़ा है या फिर कोई सच्चाई इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है? देखिए, शैला रशीद जी का बिल्कुल मैं पारिवारिक झगड़ा कहती इस बात को। अगर शैला रशीद ने निरंतर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ना किया होता, वो भागीदार ना होती उस नारे के जिसमें कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भागीदार ना होती सीए के जो खिलाफ प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तब आती है जब आप कानूनी कार्रवाई से पीछे हट जाते हैं, जब आप ये दिखाने लगते हैं कि आप लोग हिटलर शाही करना चाहते हैं, जब आप लोग खून खराबे की मारपीट की बात करने लगते हैं, उसी प्रकार चीज़ों को मरोड़ने लगते हैं, तब समझ आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मुझे तो कोई शौक नहीं लगा, मुझे कोई नई बात नहीं लगी कि शैला रशीद जी फंडिंग लेती है। और जाहिर सी बात है, जेएनयू की एक छात्रा जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गालियां देती आई हूँ, कोसती हुई आई हूँ, आज उनके बारे में इतनी बड़ी बात पता चल रही है, तो जाहिर सी बात है ना, आप क्योंकि निरंतर एंटी नेशनल रहे हो, आपने उन नारों का भी समर्थन किया, आपने उन चीज़ों में भी हमेशा भागीदार रहे जहां जहां हिंदुस्तान की मुखालिफत करी गई, आज वही हो रहा है। आपके पिताजी खुद आके बता रहे हैं कि आप फंडिंग लेते हैं। और बताइए ना, नहीं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपके खातों को सीज कर लिया जाए और उसके बारे में जांच करी जाए, जो होगी, मुझे लगता है कि अब उनके पिताजी ने जो बयान दिए उसके बाद अब होगा और होना भी चाहिए। तो आप बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप एनजीओ कैसे चला रही हैं। आपके हिसाब से आप कुछ काम नहीं करती। आप ही ने खुद एफिडेविट दिया था कि आप लोग कुछ अर्न नहीं करते हो, आपकी मदर कुछ अर्न नहीं करती, आपकी बहन कुछ अर्न नहीं करती, आप नहीं करती। तो जब आप कमाते नहीं हो तो इतनी फंडिंग आपको कहाँ से आ रही है? एनजीओ तो मैं भी चलाती हूँ, आज तक 3 करोड़ की बात तो शायद मेरे ख्वाब में भी नहीं आई, ना ही गवर्नमेंट से फंडिंग होती है इतनी, ना ही कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स इतने मिलते। 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। उसके बाद जब आपने ऐसे प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करे जहां पे आपने बिरयानियां बंटवाई, कहीं ना कहीं आप उसके कर्ता धर्ता थे, जहां आपने उन लेबर्स को बिठाया जो प्रतिदिन 300 रुपए कम से कम कमाते थे, तो आप लोगों ने उनको कहीं पैसे दिए होंगे, जाहिर सी बात है, तभी वो बैठे। और यही वजह है कि आज आपके जब पिताजी ने आपका भांडा फोड़ा तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से कहा गया है कि उनके पिता ने भी कहा कि इन्होंने 3 करोड़ रुपए लिए हैं, इसका मतलब फंडिंग भी इनको दी जा रही है, तो क्या कश्मीर की उन सारी पार्टीज़ के ऊपर यहाँ पे मतलब जांच बिठा देनी चाहिए केंद्र सरकार को? अब समय आ चुका है। बिल्कुल है, ऐसा तो मेरे को लगता है ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और कई बार हमने देखा भी है, क्योंकि जो पार्टियां इस चीज़ को बोलती हों कि हम कश्मीर में 370 को वापस लाएंगे, और कैसे लाएंगे, हम चाइनीज़ लोगों के तलवे चाटेंगे, हम चाइना की सरकार का समर्थन लेंगे और उसके बाद हम ये सब काम करेंगे। जो सरकार, जो देश हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा हो, निरंतर लद्दाख में आके घुसपैठियों की तरह घुस रहा हो, उस पार्टी को, उस कंट्री को, उन लोगों को जब आप सपोर्ट करने लगते हैं ना, तो आप खुद ही हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर किसी नहीं पता कि कश्मीर में मिलिटेंट्स का हमला होता है, किसी नहीं पता कि वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, ये सब कैसी हो जाती है। जाहिर सी बात है ना, ये फ्री में नहीं होता, कहीं से तो फंडिंग आ रही है, और या तो ये बाहर के वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये वो षड्यंत्र है जहाँ पे आपको बाहर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से आप फंडिंग लेते हो और हिंदुस्तान में बेस बनाने की कोशिश है। नहीं तो ये जितने सारे हमले हो जाते हैं, इतने पत्थरबाज आ जाते हैं, इतने लोग छुप जाते हैं, आतंकवादी आए दिन मिलते रहते हैं, कैसे? ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लूप होल है। तो लूप होल ये लोग बनते हैं क्योंकि ये पैसा लेते हैं, और हिंदुस्तान का सिटीजनशिप होने की वजह से इनको जो फायदे मिलते हैं, उन फायदों से इन लोगों को ये अंदर लाते हैं, कुछ चीजें ऐसे करते हैं और बहुत बड़ा बेस बनाने की तैयारी है। ठीक है। अब शायला रशीद के पिता ने ये बात कही कि ये फंडिंग लेती हैं, ये ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल होती हैं, तो क्या जो इनके साथी हैं, चाहे वो फिर कन्हैया कुमार हो, फिर चाहे जेएनयू का वो कैंपस हो जहाँ से ये लोग निकल के आए हैं, जेएनयू के वो छात्र हों जिनके साथ ये लोग उठते बैठते थे, क्या उनकी भी अब जांच पड़ताल करने का समय आ चुका है? देखिए, मैं जेएनयू के हर छात्र को गलत नहीं बोलती, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते भी हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे अब बिना धर्म और जाति के देख के कन्हैया कुमार की भी अगर हम बात करें या शैला रशीद की भी बात करें, तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, हिंदुस्तान में जो भी अच्छे काम हुआ हो उसको सराहने की जगह हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए आना हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें, राम मंदिर बनना हो, हर चीज़ के खिलाफ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? मैं मानती हूँ एक सरकार के विरुद्ध आप हो सकते हैं, आप ऑपोजिशन में हो सकते हैं, मैं उस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर जब हिंदुस्तान के हित में कुछ होता है या हिंदुस्तान की महिलाओं के हित में कुछ होता है, तो आपको वो चीज़ भाती नहीं है, पसंद नहीं आती। आज आप हर जगह टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते फिर रही हो। आपने उस पार्टी को भी सपोर्ट किया जिसने हमेशा आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाए, तो इस बात से क्या तात्पर्य निकलता है? ये तो बहुत, मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम लगा
उससे पहले ही जांच पड़ताल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार के बयान इन्होंने हमेशा टीवी पर आकर या फिर इन्होंने पत्थरबाज होने का, मतलब मैंने तो कुछ ऐसे भी डिबेट्स देखे जहाँ पे इन्होंने पत्थर उठा लिया और इन्होंने बोला कि हम तो करेंगे और हमें तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जब आप बयान देने लगते हैं ना, तो आपको अपने गिरबान में आज झांकने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आज आपके पिताजी ये बोल रहे जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस का बात बोल रहे, कल तक आपने क्यों नहीं बोला? कल तक आपने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन नहीं करी, आपने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया। आज ऑल ऑफ अ सडन आप जाकर बोल रहे कि नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से है। तो ये अपने आप में ही दर्शा देता है कि जो आपने झूठ बोले वो आपके फादर को पता चले, और इसी वजह से आपके फादर इस बात को खुल के आके आके बोल भी रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति बिना सबूत के बात कर सकता है। उन्हें पता है आज नहीं तो कल जब जांच होगी शैला रशीद के अकाउंट्स की, जब उन्हें खंगाला जाएगा और उनके पिताजी के हिसाब से जो चीजें हैं वो नहीं हुई, तो उनके पिताजी कहीं कटघरे में खड़े होंगे। तो अगर वो गलत है तो जाहिर सी बात है, कोई झूठ ऐसे कौन बोलता है ये। और फिर सबसे बड़ा कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं उनके पिताजी के शब्दों की तो बात ही नहीं करी, पर उन्होंने जो शैला रशीद ने खुद जो एक्शंस हमेशा दिखाए हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान की जनता से वो छुपा रही हैं, और इसीलिए ये वजह है कि आज उनके बारे में जो काले चिट्टे हैं वो खुल रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ये लोग जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग की जो बात करते हैं हम लोग, तो ये जिन पार्टियों में ये लोग मौजूद हैं, जैसे अभी कन्हैया कुमार हैं, फिर जैसे शैला रशीद जी हैं, फिर उसके बाद उमर खालिद हैं, अभी तो वो मतलब अंदर हैं, लेकिन फिर भी इनकी पार्टियों का तय तक नहीं जाना चाहिए कि भाई इनको जो लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं उनका क्या कुछ उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि पीएफआई और सिमी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम बीच में आता है, और ये लोग आके जो फंडिंग देते हैं वो आया भी बाकायदा हमने देखा। जैसे अभी कोविड-19 से पहले भी हमने देखा है कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, पीएफआई ने, सिमी ने, इन सब चीज़ों को फंड करा है। चाहे वो जो निज़ामुद्दीन में हुआ था जमा, चाहे उसकी फंडिंग की बात हो, चाहे इन लोगों की बात हो जो पत्थरबाजी करते हैं, चाहे जो प्रदर्शन में बैठे हुए थे उनकी बात हो। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि जब आप प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, आपका लोकतांत्रिक हक है, आप करिए, पर पीएफआई और सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको फंडिंग क्यों मिलती है? आपके ताल्लुकात ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से क्यों होते हैं जो आतंकवादियों से कहीं ना कहीं संगठित है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों से रिलेटेड है? जब ये काम होता है ना, तो आप ही जनता को दिखा देते हैं कि आप गलत हैं और आपकी नीयत में कोई ना कोई खोट है। नहीं तो आज मैं भी अगर सरकार के खिलाफ जाऊं या सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप में कोई भी उठा सकता है। पर आपने कभी देखा है कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते हुए, चाहे राजस्थान में हो, चाहे किसी और भी स्टेट में हो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति या किसी भी और व्यक्ति का जो तालमेल है वो सिमी या पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ना आया हो? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों हम कांग्रेस जो परस्त हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी परस्त हैं, जो कश्मीर की पार्टियां हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज बोलती हैं, क्यों सिर्फ इन्हीं के संबंध हमें दिखते हैं? क्यों आज शैला रशीद का नाम आ रहा है, किसी और व्यक्ति का नाम नहीं आता? फिर आप कहते हो कि आपको एंटी नेशनल का हो तो आपको मिर्ची लगती है, क्योंकि आप लोगों के बारे में चिट्ठे खोल रहे हैं ना, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही लोगों के रिलेटेड जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आप लोगों को फंडिंग मिलती है, और 3 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। मतलब क्या पता कि आपने वाया लिया हो, आपने भी पीएफआई, सिमी, इन सबसे रोल घुमा के पैसे लिया हो और सीधा पाकिस्तान से ना लिया हो। क्योंकि मैं नहीं जान पाती कि हिंदुस्तान में रहने के बावजूद, हिंदुस्तान का नमक खाने के बावजूद आप पाकिस्तान परस्त बातें कैसे कर लेते हो? ठीक है। अब जैसे शैला रशीद का नाम सामने आया, कन्हैया कुमार का नाम सामने आया, बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया। हमने ये भी देखा कि जो भी किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी योगेंद्र यादव हों, फिर चाहे कन्हैया कुमार हों, फिर चाहे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, सबका सब वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी जांच नहीं करना चाहिए यहाँ पे कि कहाँ से बिरयानी आ रही है, कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से क्या कुछ आ रहा है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई प्रदर्शन करते हैं तो वो प्रदर्शन आप सरकार के खिलाफ कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर है। आप बताइए कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किसानों से हो रहा है वो अधिकतर जो हम आवाज़ सुन रहे हैं वो पंजाब की क्यों सुन रहे हैं? जाहिर सी बात है ना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम वहाँ से सुन रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार है, आपको पता है आज नहीं तो कल फिर जब चुनाव आएंगे तो आपको ये सारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आज मुझे बताइए, इस जो फार्मर्स के बिल में मुझे बताइए आपत्ति क्या है? क्या है यहाँ पर? यही तो कहा गया है कि जो छोटे फार्मर्स है वो अपने तरीके से आगे चीज को बेच सकते हैं, एमआरपी दे दी गई है, और उस तरीके से काम करने में क्या आप लोगों को दिक्कत है? आपको क्यों लगता है कि फार्मर्स को दिक्कत आएगी? आज तक जो अनाज, जो फल सब्जी आप हाई दाम पर बिकवाना चाहते थे वो उस दाम पे बिकेगा जिस पे अब किसान चाहता है। किसान को वो फायदा होगा जो रिटेल शॉप्स को यहाँ पे शहरों में होता था, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? ये जैसे कि सब कहा भी जा रहा है कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है, और ये मुझे लग रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी
सारे ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो सीए वाले लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी वो देखे हैं जो जहां पर सीए में होते थे और अब यहां पर आ गए हैं। हमने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो भेष बदल कर आ रहे हैं। तो जब ये भेष बदल कर लोग आने लगते हैं ना, तो समझ आ जाता है कि आप किसी और भेष में कोई और अपने आप को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जाति हो, धर्म हो, उसकी कोई बात नहीं करना। और मैं नहीं कह रही कि वहां पे जितने भी किसान आए हैं प्रदर्शन करने वो सारे गलत हैं, पर उन लोगों को भड़काया गया है, बरगलाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। नहीं तो जिस प्रकार आप गए थे ना सीए के प्रदर्शन में, आप भी गए होंगे और आपने जाके वहां की बुजुर्ग महिलाओं से पूछा होगा, तो उन्होंने दो ही बात कही थी, काला कानून हटा दीजिए और हम कागज नहीं दिखाएंगे। कानून में क्या लिखा है वो उन्हें पता ही नहीं था। इसी प्रकार फार्मर्स बिल में क्या लिखा है उन्हें मालूम ही नहीं होगा, जाकर पता तो करिए। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं हम लोग पत्थर उठाएंगे, मोदी जी को मारने की बात हो रही है। एक वीडियो वायरल मैंने देखी कि ये कहा जा रहा है कि हम तो मोदी हमने जब इतना कुछ कर दिया, खालिस्तानियों की तरह प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, हम तो मोदी को मार सकते हैं, हम तो दिल्ली में आके हम क्या नहीं कर सकते। मतलब ये क्या आप धमकी दे रहे हो? ये कौन बोल रहा है आपके पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और ये जितने कम्युनिस्ट पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे और उनकी आवाज आपके सामने आके बोल रही है, और यही वजह है कि आज आप लोग इस तरीके से और इस तलक आप गिर गए हैं कि आप अपने आप को फार्मर्स के प्रति नहीं प्रेरणा देना चाहते या फार्मर्स के प्रति नहीं बात करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ एक तरह से वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको ये पता है कि आप सरकार की मुखालिफत करनी है, क्योंकि हमारा निजी राजनीतिक फायदा है। ठीक है। अब जैसे ये लोग मतलब आ करके किसी भी प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें शैला रशीद, कन्हैया कुमार, ये सारे लोग शामिल हैं। तो क्या उस प्रोटेस्ट से जो समाज के जो लोग हैं, जैसे सीएनआरसी से एक मुसलमान वर्ग है वो बदनाम हुआ, अब ये किसान का जो प्रदर्शन है इससे किसान बदनाम हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ कड़े कदम जो है केंद्र सरकार की तरफ से उठाने चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि सरकार, देखिए प्रदर्शन करना वही जैसे कि लोकतांत्रिक हक है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। इसमें मुझे लगता है केंद्र सरकार से ज्यादा अब ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जनता को खुद ही समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको या मुझे कोई कुछ भड़का देगा तो वो केंद्र सरकार उसमें कोई कुछ नहीं कर सकती। सीए का जैसे प्रदर्शन हुआ, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों के ऊपर, और वो बोला गया, बाकायदा ऑपोजिशन ने बोला कि आप जाके वहां पर उठाइए ना, लाठीचार्ज करिए। वही चीज अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर देती, लाठीचार्ज कर देती, तो कल को हमारे ही ऊपर जनता थू थू करती ना कि आपने महिलाओं और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और वो बात सही भी नहीं है, वो उनका हक है, कानूनी हक है, उनको हक दिया गया, वो कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे सरमोर बने फिरते हैं, जैसे किसानों के जो योद्धा और किसानों के जो लीडर बनते हैं, या मुसलमानों के जो लीडर बने फिरते हैं, उन लोगों को अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब एक तरीके से लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस राजनीति से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिरकार पिसोगे आप ही। आपके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस, परस और ये सब लोग चला तो लेंगे, शैला रशीद जैसे लोग चला तो लेंगे, लेकिन अंत में नुकसान आप ही लोगों का होगा। उस नुकसान से बचने के लिए आपको समझदारी से ध्यान देना है। और यही वजह है कि 16 अगस्त 2020 वाले दिन हमने देखा कि सीए के जितने भी कुछ प्रदर्शनकारी थे, 200 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करी थी, और वो आपके सामने ही था। वो मैंने खुद ज्वाइन कराई है, क्योंकि मैं उसकी करता धरता थी। तो मुझे मालूम है कि लोग आए और लोगों ने समझा इस बात को कि आप ब्रिज बनने को तैयार हो, ब्रिज अगर कोई नहीं बन रहा तो हमें उससे दिक्कत थी। हमने तो कानून को बाकायदा लोगों ने बोला कि हमें वहां पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गुर्गों ने आके भड़काया। यही हो रहा है आज नहीं तो कल जब ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा ना, आप 10-15 दिन बाद ऐसी खबरें सुनेंगे जहां पर खुद किसान आके बोलेंगे कि हमें तो बरगलाया गया और कांग्रेस के लोगों ने करा बाकायदा।